بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو تو شہید سرا البحر والموج من بك طوفان شربا من بك طوفان شربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یک شولا دیگر بردن عشقا گر شولا دیگر بردن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا مورا تن من دن سب پھونک دیا یہ جان دلدار جلا جانا الروح فداک فرد ہر کا یک شعلہ دیگر بردن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا. معزز مہمانان اور میزبان موجود ہیں اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ راجہ ساجد صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے مل کر جس طرح سے آج ریحام خان صاحبہ کے استقبال کے لیے یہ تقریب کا جو اہتمام کیا ہے، یہ ہماری نیو یارک کی کمیونٹی کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہماری معزز مہمان موجود ہیں جن کا تعارف یقیناً کرانا جو ہے وہ ایسے ہی جیسے آپ چراغ کو روشنی دکھائیں، لیکن ان کے بارے میں آپ سب کو پھر بھی بتاتے چلوں کہ یہ معروف جرنلسٹ ہیں، بہت زبردست اینکر، فلم میکر، کتاب کی مصنفہ اور ان کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن بہت سارے حوالوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ہمارے درمیان جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بات کریں گے اور میں چاہوں گی کہ مزید ان کی شخصیت کے جو پہلو اجاگر کریں. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے ہمارے درمیان راجہ ظفر صاحب پلیز تشریف لائیے اور ہمارے محترمہ مہمان صاحبہ کے بارے میں اپنا خیالات کریں. اپنے بیزی ٹائم جو
ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ हैं, दिल की था गहराई नाल शुक्रिया अदा करने हैं। और जितने मेरे भाई यार दोस्त खवातीन आई हैं, सब की मेहरबानी शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ राजा साहब का, फरूक का, गौतम साहब का, हमारे मीडिया जो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे मेहमानों के लिए बुलाते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं जो शख्सियत आई हैं जिनको वेलकम करने के लिए सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वुमेन, मदर, राइटर एंड जर्नलिस्ट। सो माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है कि न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाई हैं और मुझे मौका मिला। मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है, मैं बहुत ज़्यादा तैयारी से नहीं आई, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट जो है वो बड़ी हमारे लिए एक मुहतरम जो है वो पेशा है, बिकॉज वो हमारी इस कंट्री में रहते हुए हमारी आँखें भी हैं और हमारे कान भी हैं। हम सब कुछ वहाँ जो हो रहा है वो यहाँ हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, बहनें हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनके ज़रिए हमें पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे लिए। तो मैं वेलकम करती हूँ और आई होप कि आपका एक दौरा बहुत अच्छा रहेगा और वी आर वेलकमिंग यू मेरा। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में इनका नाम है, स्पेशली साउथ एशिया का देखा जाए तो रियाम साहब के बगैर आजकल कोई भी चीज़ जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त हम सीधे वाशिंगटन से ड्राइव करके आ रहे हैं और रास्ते में रुके भी नहीं हैं इतना, और सुबह के उठे हुए हैं, एक के बाद एक प्रोग्राम था। रहीला भी हमारे साथ ही वाशिंगटन में, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा वहाँ पे भी साथ दिया। और आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा भाई भी है, मेरा क्लास फेलो भी है, मेरे जो चंद ज़िंदगी के अच्छे दोस्त हैं उनमें राजा साजिद इज़ वन ऑफ देम। शुक्रिया जी कि आपने ये एक खूबसूरत महफिल सजाई। इस वक्त मेरे साथ मेरी जनरल सेक्रेटरी अजीज वर्ता और वाइस प्रेसिडेंट खान मोहम्मद मीरा। मैं रेम खान को यहाँ न्यूयॉर्क में वेलकम करता हूँ और राजा साहिब को बहुत मुबारक होगी, मैंने अच्छा अरेंज किया है। थैंक यू रेखा जी, जितने आपने थे माशाल्लाह बात बोले, थैंक यू। और राज साहब आपका भी। सबसे पहला ये बात है कि आप सबको जो आज पाकिस्तान इतना बड़ा मैच जीता है, आप सबको उसकी मुबारकबाद हो, उसके लिए क्लैप करें। और इसके अलावा रियामा साहबा अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आज इस महफिल में और हमारी दावत जो कबूल की, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तरफ से और पूरी इंतज़ामिया की तरफ से और पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ से आपको न्यूयॉर्क में वेलकम करता हूँ। रियाम खान साहबा ओवरसीज पाकिस्तानी, एक साफ़ी, एक खातून, सोशल सर्विस की हैसियत से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा नाम बनाया। और मुझे आज न्यूयॉर्क में मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में जो सलाब की सूरत हाल है आप सबको पता है, और हम सब इसके लिए बहुत परेशान हैं। अमेरिका में पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और हम सब दोस्त मिलकर फंड रेजिंग और इसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे भी बहुत करेंगे इस्लाह ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और हम चाहते हैं आप सब अपना हाथ बढ़ाएं और
जितने भी हमारे भाई सलाब में मदरस जितने जो जिनके घर बेचारों के घर खत्म हो गए, बच्चे उनके खत्म हो गए और उनके माल हर चीज जो खत्म होगी, आप आगे हाथ बढ़ाएं और आप उनकी जानें बचाएं। और अल्लाह के फजल व करम से हमारे यहाँ पर दोस्त यासिर भट्टी बैठे हैं, काफ़ी लोगों ने इनके पास चंदा जमा कराया हुआ है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी में कोई चंदा जैसे हम कर रहे हैं तो इनके पास जमा करा सकते हैं। तो रियाम खान साहबा, एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाएं और इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ मौजूद महफिल को काफ़ी सब भाइयों का, दोस्तों का, जितने कम्युनिटी जो न्यू जर्सी से और न्यू जर्सी से भी वाशिंगटन से आए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यहाँ अजरा डार साहब मौजूद हैं, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। जुवेद खान साहब मौजूद हैं, जफर भाई, राजा जुवेद साहब, मालिक अज़म, राजा ज़मीर साहब यहाँ मौजूद हैं। और मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। राजा नईम साहब हैं, राजा दिनान साहब हैं, राजा उस्मान साहब हैं, अजीज़ भट्ट साहब हैं, और जितने भी दोस्त यासिर भट्टी साहब हैं, चौधरी परवेज साहब हैं, राजा असलम साहब हैं, राजा यूनुस साहब हैं, जितने दोस्त बैठे हैं, राजा साहब बैठे हुए हैं, हम सबको यहाँ पे, राजा मुतियार साहब, हम सब के शुक्रगुजार हैं कि आपने आज इस महफिल को खूबसूरत बनाया। और रियाम खान साहबा के लिए बहुत सी तालियां दें, जो हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना काम लोगों के लिए करती हैं और समाज के लिए भी इंशाअल्लाह ताला इन्होंने बहुत काम किए और इनके लिए अपनी तालियां दें। पहले बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर देख कर लगता नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। मुझे लगता है कि इस महफिल का एहतमाम ख़त्म होगा, बाहर निकलेंगे तो शायद जहलम के किसी इलाके में होंगे, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है। इस महफिल में तमाम राजा साहबान बैठे हैं और मोस्ट प्रोबली हो सकता है कि सबका तल्लुक भी एक या दो गांव से ही हो। ये बड़ी अच्छी बात है और ये यहाँ देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत मेरी बहनें भी बैठी हैं और क्योंकि ज़ाहिर है रियाम खान साहब तशरीफ़ लाई हैं तो उनकी तो जो हमें पता है वो वुमेंस के लिए जितना काम करती हैं और वो इसके बारे में वो ज़्यादा बात करेंगी। तो मुझे कम से कम पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि वो वुमेंस के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसके अलावा राइटर हैं, इसके अलावा ज़बरदस्त एंकर पर्सन है और इसके अलावा बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ों में बताऊँगा कि मेरे जैसे इंसान जो कि ज़ाहिर है जिनका तल्लुक नहीं मीडिया से, कोई जानता नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी के लिए हमें जितना वक्त दिया, हमारे साथ जितने प्रोग्राम किए, शायद 100 से प्लस प्रोग्राम किए, 1.5-2 साल हर जुमेरात की रात 1.5 से 2 घंटे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरियत प्रेस की आज़ादी के लिए कम। तो शी हैव अ वेरी बिग हार्ट। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस रियाम खान साहब तशरीफ़ लाएंगी और वो आपसे मज़ीद बातें करेंगी कि वो यहाँ पर आए हैं, आने का मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया राजा साहब का जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल का इंतजाम किया और सब टीम का भी, और वेलकम करते हैं रियाम खान साहबा को न्यूयॉर्क में। और इनकी खिदमत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, जैसे कि सबने जिक्र किया है। ये ख़वातीन के लिए खासकर बहुत काम कर रही हैं। फ्लाई काम जो होता है वो ख़वातीन को प्रमोट करना और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मेरा ख्याल है इस डिजिटल दौर में और इस टेक्निकल फैसिलिटीज़ जहाँ हमें मिली हैं वहाँ हमें ख़वातीन को आगे लाने में बहुत सारी जदोजहद करनी पड़ी थी पहले, लेकिन अब ये है कि इन जैसी ख़वातीन हमारे लिए रोल मॉडल है। और इन्होंने जो कुछ हमारी ख़वातीन के लिए किया, मुल्क के लिए किया, और आइंदा जो कुछ ये करना चाह रही हैं, हम इनके शाना बशाना खड़े होंगे। यहाँ अजरा साहिबा भी हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ, और बाकी
सब लोग सुने, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हम सुनेंगे रेहान खान साहब को। बहुत शुक्रिया। डीसी में खड़े होके हमने जब इंडिया को कुट खाते हुए देखा है, बड़ा मज़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट है और हमारे टीम ने जिस तरीके से हमारा आखिरी मिनट तक खून जलाने का इनको शौक़ है, लेकिन आपने देखा कि बहनों की, माओं की दुआओं से, वजीफ़ों से जिस तरह हम क्रिकेट मैच भी जीत जाते हैं आखिरी मिनट पे, उसी तरह से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पाकिस्तान एक बहरान का शिकार है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये भी हमारा कमाल है माशाल्लाह। 75 साल से खुद ही अपने को मुश्किल में डालते हैं, खुद ही 4 बॉल्स रह जाते हैं, खुद ही आखिरी 3 बॉल्स में आउट हो जाते हैं और फिर खुद ही बचा भी लेते हैं। तो अल्लाह, मेरा ख्याल है कि हमारी माओं की दुआओं की वजह से जिस तरह क्रिकेट मैचेस जीते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, उसी तरह से अल्लाह पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह आबाद रखेगा। और मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी की एक स्पिरिट है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से मुझे एक लगाव है, एक मोहब्बत है। तो आज भी हम जब बात कर रहे थे डीसी में, तो वहाँ ज़ाहिर है डीसी पावर सेंटर है और वहाँ पाकिस्तानी रहते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी मेरा ख्याल है ज़रा मध्यम है। तो हमने खैर अंग्रेज़ी में उनसे गुफ्तगू की, राहिला भी बैठी हुई थी, और हमने उनको समझाने की कोशिश की कि हम जब पाकिस्तान के बार बार बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तानी इसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा जो है ना वो तो आबाद इंसानों से होता है, और इंसानों और अपने लोगों को और उनके मफाद को जब हम आगे रखेंगे तो फिर बात बनेगी। जब भी मैं आई तो थी डीसी और एक्चुअली यूएस कुछ और सोच के कि क्या बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे जो सैलाब का एक अजाब गुजर रहा है उसकी वजह से बिल्कुल वो बात और जो बयानिया था वो बदल गया है। मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है क्योंकि मैं स्वाति हूँ और कालाम में आपने देखा है कि किस तरह से, और अफसोस मुझे इस बात पे हुआ कि एक तो नेचुरल डिज़ास्टर है, एक आफत है, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ पे मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये बार बार ऐसी आफतें आती हैं और हम कभी भी तैयार नहीं होते। और जो आपने कंस्ट्रक्शन देखी, जो होटल्स जिस तरीके से गिरे हैं, मुझे 2005 के ज़लज़ले की भी याद आई, बालाकोट, कश्मीर, जिस तरीके से तबाही आई, तो नेचुरल डिज़ास्टर था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी, और हमारा जो एक आगे हम नहीं सोचते, आगे का नहीं सोचते और प्लानिंग नहीं करते, ये हमारी कुछ पाकिस्तानी सोच है कि हम बस अभी का सोचते हैं और ज़रा जल्दबाजी में कुछ फैसले कर लेते हैं, और ये सोच हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि आज जो सैलाब ज़दगान का जो नंबर है, तकरीबन 1200 अमवात हो चुकी हैं, हर सुबह एक दूसरे से जुदा हो गया है, कोई 200 से ज़्यादा ब्रिजेस टूट गए हैं। आज अभी जब मैं आ रही थी तो अब और बारिश के इम्कानात हैं और बंद टूटने की इम्कानात हैं, और ये जो अजाब आया है और ये जो तकलीफ़ आई है, इसको भी ठीक करते करते साल लगेंगे, और मईशत का के सामने हाल है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस इसी साल ये सैलाब आएगा, अगले साल शायद इसी तरह, खुदा ना करे, लेकिन इम्कानात हैं कि इसी तरह के सैलाब अब आते रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की बात अमेरिका में बहुत की जाती है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत की जाती है, लेकिन उसके जो आफत, जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं, वो हम गरीबों पे पड़ते हैं। हालांकि हम उस ग्लोबल वार्मिंग को में कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन दुनिया का जो गंद है वो उसका मलबा हम पे गिरता है, और इसके लिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने हिस्सा डालना है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आफत आई है या सैलाब ज़दगान की आपने इमदाद करनी है,
क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी तो इसका मतलब है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पहचानती नहीं हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जितना प्यार है और लगाव है पाकिस्तान से, वो इसलिए है क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी कुछ अरसे पहले तक, और मैं समझती हूँ कि जब हम वतन से दूर होते हैं, अपने लोगों से दूर होते हैं, तो हमें रिश्तों की कदर आती है। हमें जब सब कुछ मिल रहा होता है, जब अच्छा खाने को भी मिल रहा होता है, साफ़ पानी भी मिल रहा होता है, अच्छा लिबास भी मिल रहा होता है, हमारे बच्चों को अच्छी स्कूलिंग भी मिल रही होती है और आराम से सारे काम होते हैं और सड़कें भी ठीक होती हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि मोहब्बत और रिश्तों की कमी है। क्योंकि जब पेट भरा भी हो तो जो रूह है उसको तो मोहब्बत चाहिए, उसको तो अपनाइयत चाहिए, उसको तो वो शनाख्त चाहिए और वो पहचान चाहिए कि जब वो कहीं जाए तो उसको नाम से कोई पुकारे कि राजा, अच्छा बट, अच्छा इधर आए। और आपको पता है हमारे भाइयों को खुली फ़ज़ा में और घरों के अंदर भी सिगरेट पीने की आदत है, तो यहाँ पे ज़रा ऐसे भी ज़रा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों की वजह से याद आती है पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी उर्दू ज़बान अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपनी सकाफ़त सिखाना चाहते हैं, अपना कल्चर सिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान से इतने जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तानी चैनल्स के अलावा कुछ और नहीं देखते, तो मेरी कुछ गुजारिशात आप लोगों से भी हैं। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों को मैंने बाहर यानी यूके में पाला है, माशाल्लाह तीनों अब बड़े हो गए हैं, और मैं सिर्फ लोगों को वो मशवरा देती हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया हो, और एज ए से इन इंग्लिश की प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो जो मैंने किया है वही मैं बहैसियत एक फैमिली मेम्बर के, क्योंकि हम तो यहाँ फैमिलीज़ की तरह रहते हैं, हम तो यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन जेलम से है और कौन पेशावर से है, बल्कि यहाँ तो हम ये भी नहीं देखते कि कौन इंडिया से है कौन पाकिस्तान से है। जहाँ गुलाब जामुन मिले हम पहुँच जाते हैं। सो वही बात मैं आपको करना चाहूँगी कि आज मैंने गोरों को समझाया कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी क्या है, इस्लाम क्या है और पाकिस्तानी ख़वातीन कैसी हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब सिर्फ उर्दू ज़बान के चैनल्स देखते हैं और सिर्फ पाकिस्तानी सियासत पे फोकस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो ये नौजवान बैठे हैं जो कि उर्दू पढ़ नहीं सकते और जिनके ऊपर हम उर्दू या पाकिस्तानी कल्चर मुसल्लत करते हैं, इम्पोज करते हैं, इनका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो इस मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारी 3rd और 4th जनरेशन है जो कि यहाँ पे स्कूल्स में पली बड़ी है, उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की भी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे पहले पाकिस्तान की खातिर आपको जहां आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस न्यूयॉर्क के हलके में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको उसकी पॉलिटिक्स में अपने आप को भी और हमारे नौजवानों को भी इंगेज करने पर आमादा भी करना पड़ेगा और उसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। क्योंकि इमेजिन कि इधर जितने भी राजा भाई बैठे हैं और जितने भट्ट भी बैठे हैं और जितने खान कल जिनसे मेरी मुलाकात होगी, हम तो करेंगे, लेकिन अगर आपकी आवाज़ हो तो फिर पूरा अमेरिका भी आपकी इमदाद करने के लिए रजामंद होगा। सो आई थिंक before you invest your time in Pakistani politics and Pakistani language and Pakistani culture and Pakistani channels, at the same time you need to invest in your local communities, because our young kids and the next generation, they need to understand how they will contribute by contributing in their local communities. And I say that because हम Indians के बारे में बात करते हैं और इंडिया को पाकिस्तान के मैच में हरा के बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी की जो रेस है, जो हमारी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हम बाहर मुल्कों में भी काम करते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इनफरादी तौर पे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे,
میں بھی بات کر رہی تھی راجہ ظفر صاحب سے, راجہ ساجد نے انٹروڈیوس کرایا, راجہ رضوان نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ جب میرا کوئی پاکستانی کمیونٹی سے کوئی شخص ایکسیل کرتا ہے اپنے فیلڈ میں. لیکن میں ساتھ ساتھ سوچتی ہوں کہ یہ انفرادی کامیابی ہے, یہ اجتماعی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ لیا, اور میں تو بالکل سوچ کے آئی تھی کہ اس دفعہ میں نے بالکل کوئی گلاب جامن نہیں کھانے, لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے میں نے جتنے گلاب جامن یو ایس میں کھائے ہیں شاید پاکستان میں اتنے نہیں کھائے پچھلے سال سے. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, اور جب بھی آپ بلائیں گے اور جب بھی آپ کسی کام کے لیے بھی مجھے کہیں گے, اگر وہ میرے پرنسپلس کے ساتھ, میری ویلیوز کے ساتھ, میرے اقدار کے ساتھ کلیش نہیں کرے گا, تو میں آپ یہ پائیں گے کہ میں ہمیشہ آپ کو سپورٹ کروں گی. لیکن اگین آئی اسٹریس کہ آج جیسے آپ نے اتنی محبت سے اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے زیادہ لوگوں کو بلا لیا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مائک ہوگا, اور میں تو روٹی کھانے کے لیے آئی تھی, سچی بات ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی تقریر کرنے کا موقع ہوگا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بلا لیا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے, اسی طریقے سے آپ نے ساری کمیونٹی کو جمع کر کے رکھنا ہے اور پاکستان کے لیے جمع کر کے رکھنا ہے. لیکن جو میں بات کر رہی ہوں, یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, آئی تھنک کہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے مرد حضرات ان کے ساتھ اس امپاورمنٹ کا حصہ نہیں بنتے. اور اسی طرح سے میں سارے رستے اپنے مرد حضرات کی غمگین کہانیاں سنتی ہوئی آئی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ پاکستانی مرد کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بچپن سے ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے میں طنز کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی آئی ڈو بلیو دیٹ. اور یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ اس جنریشن کے ساتھ بھی جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی, اور وہ چپ کر کے کمپلین بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن there are good men and they're good Pakistani men and they're good Pakistani fathers and Pakistani husbands and Pakistani brothers, and I want you to support women in our community because مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اچھے اقدار رکھنے والے, اچھی زبان, اچھا ثقافت اور اچھی تربیت رکھنے والے مرد حضرات ہماری خواتین کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم اکیلی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, اور اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج انڈیا سے ہم نے میچ تو جیتا ہے, لیکن ہمیں پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی ان کے ساتھ کم از کم باہر ملکوں میں مقابلہ کرنا ہے. آج آپ اگر دیکھیں تو جتنے اوورسیز کمیونٹیز میں جو زیادہ تر جو سی ای اوز آ رہے ہیں بڑی بڑی فارمز کے, ان کا تعلق انڈیا سے ہے. کچھ ایسے باسز ہیں جو کہ فرسٹ جنریشن ہیں اور وہ صحیح سے شاید انگریزی بھی نہیں بول سکتے, اور ان کو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں, لیکن وہ یہاں کی کمپنیز جتنی بگ 4 ہے یا کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, آپ ادھر سینیٹرز دیکھیں, کانگریس مین دیکھیں, آپ ہماری یو کے کی گورنمنٹ میں دیکھیں, یو ایس کی گورنمنٹ میں دیکھیں, آپ کو سی ای اوز ہارورڈ میں دیکھیں, میساچیوسیٹس میں ان کے فنڈز دیکھیں, اور ان میں سے ایسے انڈینز ہیں جو کہ ایکچولی ریزیڈنٹ بھی نہیں ہیں, لیکن ان کا نام ہے اور ان کا فون آنے سے پہلے لوگ اٹھا لیتے ہیں. اور یہ بات اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے اور اس کو میچ کرنا چاہیے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے میں اگر کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو پل کرتے ہیں اور اکٹھے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مجھے معذرت کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی میں نہیں دکھائی دیتا, نہ مجھے پاکستان میں نظر آتا ہے, اور ہم یہاں تو ہیں ہی تھوڑے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ایکچولی ہیں تھوڑے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے نمبرز ملٹیپلائی کر لیں, ہم زیادہ ہو جائیں ان ڈیسیجن میکنگ رولز جہاں فیصلہ سازی میں ہمارا نام ہو, تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا سوچیں گے, پہلے نہ سوچیں. اسی طرح خواتین کے لیے جب بہت زیادہ خواتین نمبرز ہمارا انکریز ہو جائے گا تو پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا, لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ہر اللہ پاک نے جس طرح ہمیں بنایا ہے, کوئی ایک ایسا انسان نہیں جو بالکل دوسرے کی طرح ہو.
हर इंसान को यूनिक पैदा किया है, हर इंसान, इवन ट्विन्स जो हैं उनमें भी यूनिक कैपेसिटी होती है। तो अगर कोई शख्स कहीं पहुंच जाता है तो आप किसी और तरह से पहुंच जाएंगे। आपका रिस्क और आपकी जो डेस्टिनी है वो लिखी हुई है। तो इससे पहले कि आप देखें कि अगला किधर पहुंच गया है, हाँ उससे इंस्पायर ज़रूर हों, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिस्क आपके बलबूते पे है, किसी और की वजह से नहीं ख़त्म होगा। एज एन इमिग्रेंट आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेंट्स के ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो हमारी नौकरियां ले गए हैं, ये तो हमारे घर ले गए हैं, ये तो हमारा हिस्सा ले गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक सियासी बयान है। तो इसी तरह कोई किसी और का हक नहीं लेगा। राजा भट्ट का नहीं ले सकता और भट्ट राजा का नहीं ले सकता, और चांपे तो कोई भी किसी से नहीं ले सकता अगर राजा भट्ट का अगर मुकाबला हो जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये यकजहती, और ये जब भी आप जो ज़बान इस्तेमाल करें घर में उसके ऊपर भी ज़रा गौर करें। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। मेरी वालदा कहती होती थी कि रेस जीतने का तरीका ये है कि आप फिनिश लाइन पे नज़र रखें, इधर देखा ना तो गिर जाएंगे, इधर नहीं देखना। और हमारा दीन ये कहता है कि आप सफ़ जब बांधते हैं तो आप ये नहीं देखते कि किसके साथ सफ़ में खड़े होते हैं, और आप जगह नहीं छोड़ते। सफ़ बांधते हुए आप कंधे से कंधा मिला के, ये क्यों? इसलिए क्योंकि जाहिर है हमारा दिमाग तो इतना नहीं पहुंच सकता अल्लाह पाक की हिकमत तक कि वो क्यों कहते हैं। अब मॉडर्न रिसर्च बताती है कि खासकर ये एक्चुअली दिस इज़ मेडिकल रिसर्च, वो कहते हैं कि सफ़ बंदी का जो कॉन्सेप्ट है, निशाना बिशाना खड़े होके, वो कहते हैं मर्दों के साथ अगर बात करनी हो तो उनको सामने बिठा के, ख़वातीन गौर से सुन लें, सामने बिठा के ना बात किया करें, इस तरीके से बात किया करें कि आई कॉन्टैक्ट ना हो, बिकॉज इट इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस एंड दे आर मोर अप्रोचेबल। एंड ऑफ कोर्स क्यों जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है, क्यों आपको वहाँ जाने के लिए? इसलिए क्योंकि ये मौका है कि आप एक मस्जिद में और बग़ैर ये देखें कि किसके साथ खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ें, एक दूसरे का मसला, एक दूसरे का प्रॉब्लम है, एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है, किसके घर में राशन है, किसके घर में बीमारी है, ये वजह है। वजह ये है, ह्यूमिलिटी है और ये समझना। लेकिन अगर आप जुम्मे की नमाज पे जाएं और आपको यही ना पता हो, राजा को ना पता हो कि भट्ट के घर में क्या हो रहा है और भट्ट को ना पता हो कि खान के घर में क्या हो रहा है, तो ये तो मकसद भी नहीं है। तो हमारे तो दीन में इतनी ज़्यादा डायरेक्शन दी गई है, हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई सेल्फ हेल्प बुक की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप समझें तो, एंड अगैन व्हाट इज़ इट? यूनिटी। सो द वन थिंग दैट वी डोंट हैव इन पाकिस्तान इज़ अ यूनाइटेड मोटिव, एंड वी डोंट हैव दैट इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज वेल। आज अगर कोई इस कंस्टिट्यूंसी से, न्यूयॉर्क से आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन खड़ी होती है, उसको सपोर्ट करें। ये ज़रूर देखें कि क्या ये बंदा ठीक है, इसके इक़दार ठीक हैं, क्या हमारी जो आगे हम सोच रहे हैं उसके साथ इक़दार मैच करते हैं, ये ज़रूर सोचें। लेकिन डू सपोर्ट ईच अदर। और दूसरी बात जो गुजारिश है, मेरे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो खातून है ये पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह और खुदा न खास्ता नेक पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह बात नहीं करती। तो मैं तो सिर्फ उस ज़ात को जवाबदेह हूँ जिसने मुझे रिस्क दिया है और जो मुझे भी और मेरे बच्चों को पाल रहा है। तो एज़ लॉन्ग एज़ मेरे उधर ज़मीर उधर क्लैरिटी है, तो और मुझे किसी की जजमेंट की ज़रूरत नहीं। और ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ना अपने आप से झूठ बोलें, ना अपने बच्चों से झूठ बोलें, ना अपनी बेगम से झूठ बोलें, ना अपनी माँ से झूठ बोलें, और ना अपने लोगों से झूठ बोलें। मुनाफ़िक़त हमारा कौमी मशग़ला है। जो बात है ना दिल में, वैसे ही बोलें। अगर किसी को आज गले लगाते हैं तो मुड़ के ना कहें है तो चबल, ये ना करें। बंदे का पुत्र बन के सामने कहें कि तुमने ये चबली किया, बने ये। और यही प्रॉब्लम हमारा व्हेन वी आर डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस, यही प्रॉब्लम है। अमेरिकन भी पश्तून ही है वैसे,
गोश्त भी हमारी तरह खाता है, और आप उसको करेक्ट से बात करें, दो खरी बातें सुनाएं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। आज रहीना मेरे साथ थी, मैंने कोई वो नहीं, कौमी लिबास में हम गए हैं, मैं बल्कि उनके लिए तो मैंने ट्रेडिशनल चप्पल भी पहने हुए थे। तो अपनी ज़ात में भी एतमाद होना चाहिए कि मैं जैसे हूँ मैं हूँ, हाँ देखो। और जब कौमी लिबास भी पहने तो बड़ी शान से पहने, तो इस्त्री करके पहना करें प्लीज़। ख़ास तौर पे मुझे बड़ा एतराज़ है कि अपनी ज़बान और अपनी, आज मुझे इतना अच्छा लगा राजा ज़फ़र साहब ने जब पंजाबी में बोले, मुझे इस बात पे भी बड़ा एतराज़ है। आपको पता है पश्तून दो इकट्ठे हो जाएं तो लगता है कि सारी ज़िंदगी पश्तूनी बोली, हम परवाह नहीं करते कि किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं अब एक पंजाबी फिल्म भी इसी मौजू पे बना रही हूँ कि जो लाहौर का पंजाबी है या जो अपने पाकिस्तान का पंजाबी है, वो उसके बच्चा पंजाबी नहीं बोलता, उसका बच्चा पंजाबी नहीं लिखता। और यहाँ तो फिर थोड़ी बहुत हमारे बच्चे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन लाहौर में तो पंजाबी बोलने से साफ इनकार हो जाता है। लेकिन आप ये सरदार कम्युनिटी में नहीं देखते हैं, और आज सारी गोरों की शादियों पे भी पंजाबी गाना लगा होता है। तो अपना जो भी सकाफत है, जो भी हेरिटेज है, अपने जो ज़ात की अच्छी चीज़ें उस पर फ़ख्र भी करें। आज तक मेरा नाम कभी किसी गोरे ने या गोरी ने गलत नहीं लिया, क्योंकि अगर वो फ्रेंच मेन्यू पढ़ सकते हैं तो खान भी बोल सकते हैं। और ये मेरे तक है कि नहीं तुम बोलो, मैं जिम्मी नहीं बढ़ना, ठीक है। तो एक तो एतमाद के साथ, लेकिन लोगों के साथ साफ बात करें। अमेरिकन है या चाइनीज़ है या रशियन है, ईरानियन है, उन सब को वो कहते हैं दोगलापन करते हैं हमारे साथ, और ये हम अपने घरों में भी करते हैं, हम अपने माशरे में भी करते हैं। और फिर हम कहते हैं वो लीडर झूठ बोल रहा है। जब आपकी सियासतदान उसी माशरे से उठे हैं, जब और कोई तरीका ही नहीं है आगे बढ़ने का, तो उन बेचारे मस्कीन लोगों को क्या चॉइस है। सो इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू होती है। मैंने 3 बच्चे बाहर मुल्क में पाले, लेकिन मैंने उनसे कभी मुनाफकत नहीं की, मैंने उनसे कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं, मैंने कोई लेक्चर भी नहीं दिया, मैंने कभी मुझे कहना नहीं पड़ा कि ये मत करो, ये करो, उर्दू बोलो, उर्दू ना बोलो, गोरे दोस्त ना रखो। लेकिन मैंने अपने लोगों से और अपनी सकाफत से प्यार किया, उन्होंने सिर्फ ये देखा, और चूँकि दिल से प्यार किया, इन्फोर्स नहीं किया उनके ऊपर, तो आज वो मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरी बेटी का मैसेज आया है कि ये आलू गोश्त नहीं था, अब वो मेरे आलू गोश्त का इंतज़ार कर रही हैं, और पता नहीं कहाँ से, पर मैंने उनको ज़बरदस्ती आलू गोश्त नहीं खिलाया। जो भी चीज़ आप प्यार से और बहुत इंटरेस्ट से और एंथुजियास्टिकली इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको प्यार होता है, तो सोचें कि अगर आपका बच्चा आपकी कल्चर से, आपकी ज़बान से दूर है, तो क्या आपने कहीं कुछ दिखाया है जहाँ उसको इतना फैसिनेशन नहीं लगी? क्यों उसको, जैसे मैं देख रही हूँ हमारे नौजवान, जो आज मैं हेयर स्टाइल्स चेक कर रही हूँ, या आई एम वाचिंग यू, तो बड़े ब्लैक्स की जो हेयर स्टाइल है, आईब्रो शेप इज इंस्पायर्ड बाय दैट, यू नो, द मैनरिज्म इज, व्हाई? बिकॉज बाकी कल्चर्स अपने कल्चर को बड़ी अच्छी तरीके से पेश करते हैं, हम अपना कल्चर ही अच्छी तरीके से नहीं पेश करते, वी आर नॉट प्राउड ऑफ हू वी आर। तो जब हम अपनी ज़ात पे एतमाद होगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल अबाउट पाकिस्तानीज़, देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स मैं बता दिए, लेकिन अगर मैं आज फिल्म बना रही हूँ, मैं आपको बता भी दूँ, शायद आपको इंटरेस्ट हो। अब देखें, गज़ब खुदा का कि एक पश्तून पंजाबी फिल्म बना रहा है, तो कितना ही जुल्म होगा। तो मैं फिल्म ये बना रही हूँ कि पंजाबियत पे और पंजाबी नेस पे, और उसका नाम है चीमा चट्ठा एंड बाजवा। तो वो इसलिए क्योंकि आपको पता है हायर कास्ट ऑफ जाट जाहिर है, और कोई वजह नहीं है इसकी। और बड़ी मज़ेदार फिल्म है, और वो मैं इसलिए इंस्पायर हुई क्योंकि मैंने ये पहली फिल्म बनाई जानान, तो वो पश्तून कल्चर पे थी, स्वाति फैमिली के बारे में थी। तो उसे बड़े प्यार से लोगों ने गिला किया कि आप बड़ी तासुब करती हैं, आप हर वक्त पश्तो करती हैं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता पंजाब की जोग्राफिया उस तरह, मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा, मैंने 3 साल में पंजाबी सीख ली बैठ के, मैं किताब लिख के चुप करके बैठ गई एग्जाम में, मैंने पंजाबी सीख ली, मैं पंजाबी के गाने लिख लिए, अब मैं एक्सेंट पहचानती हूँ। लेकिन अब मैं 1.5 साल हो गया है, पाकिस्तानी जो हीरो है जो कि पंजाबी बोल रहा है वो नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन जो सरदार कास्ट है वो
we are spoiled for choice. تو کیا وجہ ہے کہ ہم جس چیز پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, جو چیز ہماری جس کے اوپر فخر ہونا چاہیے اس پہ ہم فخر نہیں کرتے, اور جو چیز ہمیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح نہیں کرتے. تو خیر بہرحال لیکچر بہت لمبا ہو گیا, کھانا آ گیا, مجھے خوشبو آ گئی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں کس راجے کی تھینک یو بولوں. راجہ ظفر صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی میری ملاقات ہے, میرا تعلق بھی غائبانہ تھا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے اتنے پیار سے بلایا, معذرت کی کہ میں اسی سے ڈائریکٹلی آ رہی تھی. راجہ ساجد صاحب سو نائس آف یو, آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی اس عزت اور اس محبت کی میں لائق نہیں ہوں جتنا لوگ کرتے ہیں, اور آئی وش کہ میں اور کر سکوں. اللہ کی توفیق دے کہ میں آپ کی توقعات کے پورا اتروں. راجہ رضوان صاحب تو میرا خیال ہے کہ اب میرے کوئی ہم تو کوئی فلم پروجیکٹ وغیرہ کبھی بات کر لیں گے, ان کے خواب بھی ہم پورے کریں گے. راجہ رزاق صاحب کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ راجہ رزاق صاحب کی 3 سال سے انسسٹنس کہ آپ امریکہ آئیں, آپ امریکہ آئیں, اور ہمت ہے ان کی کہ کس طریقے سے پتہ نہیں یہ کس وقت ریسٹ کرتے ہیں, لیکن اوپر نیچے نیو یارک ڈی سی ورجینیا پتہ نہیں بیچارے ان کی ہمت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امریکہ نہ آتی, نہ سر نیو یارک تو ڈیفینیٹلی نہ آتی. سو کائنڈ آف یو. بہت بڑی یہ سپورٹ رہی ہیں. بہت سی چیزیں ہم نے پاکستان کے کچھ ایسٹس خفیہ طور پہ بچائے ہیں, کامیابی سے بچائے ہیں. کچھ اور ہمارے ٹارگیٹس ہیں, ہم کرتے رہیں گے. راہیلہ آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ صبح سے میرے ساتھ ہیں. سو نائس آف یو اینڈ آئی ایم سچ اے سپورٹر آف ویمن. اینڈ اگین آئی ول اسٹریس کہ خواتین ہماری جو ہے نا US میں اور UK میں اور یورپ میں بس گلاب جامن ہی بناتی نہ رہیں, ان کو بھی کام پہ لگائیں. جتنا ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کام کریں گی اتنا ہی آپ کی بزنسز کو, آپ کی پالیٹکس کو, آپ کی فیوچر جنریشن کو فائدہ ہوگا, اور گھر بھی آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. آئی کین اشور یو. تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ہوپ کہ میں انشاءاللہ ہر 2-3 مہینے کے بعد آتی رہوں US, اور آپ کے ساتھ ایک پازیٹیو اور کانسٹنٹ انگیجمنٹ میری رہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.